ख़ुद को महफूज तस्वुर करते हैं, तो उनका जवाब था नहीं। और उसकी बड़ी वजह है स्ट्रीट क्राइम्स का होना। गुज़िश्ता 3 माह में रमज़ान ईद के दौरान हमने देखा कि लाहौर में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कई वारदातें हुई जिनमें राहज़नी, कत्ल, डकैती, चोरी, स्नैचिंग और दीगर वाक़यात शामिल हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि इन तमाम वारदातों में नौजवानों का एक बड़ा चंक शामिल है, जिसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता दिखाई दे रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया। लाहौर में मॉडल पुलिस स्टेशन बनाए गए, 5 स्टार होटल की तर्ज पर पुलिस स्टेशन बनाए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस के मैकेनिज़्म को बेहतर नहीं किया गया, पुलिस की वर्किंग को बेहतर नहीं किया गया, जिससे क्राइम प्रिवेंट होने में आज की डेट तक नाकाम है। क्या वजूहात है? जो लोग इसका शिकार हुए उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्या हैं? आइए बात करें। कराची में रवां साल 25,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। दौरान डकैती मज़ामत पर 60 से ज़ायद अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। कराची की सड़कों, गलियों, मोहल्लों में ये दनदनाते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों से उनकी कीमती मोबाइल्स, नकदी और गाड़ियाँ छीन कर फरार हो गए। अगर कोई शहरी मज़ामत करे तो उसे गोली मारकर कत्ल या ज़ख्मी कर दिया जाता है। पहले कराची शहर की सिर्फ वीरान जगहें गैर महफूज थी, लेकिन अब कराची शहर में वाक़े मसाजिद भी गैर महफूज हैं। 2 ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कराची शहर में, जहाँ पर इन डाकुओं ने मस्जिद के अंदर घुसकर वारदातें की हैं। इन तमाम वारदातों पर शहरियों के रोज़ बरोज़ लुटने की वारदातें जो उरूज पर पहुँची हैं, इन पर शहरियों का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस हुक्काम इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लाहौर में कितने अरसे से रह रहे हैं? सारी ज़िंदगी लाहौर में रहे हैं। कितने दफ़ा ऐसा हुआ कि मोबाइल स्नैच हुआ हो या स्ट्रीट क्राइम आपके साथ हुआ? ये एक दफ़ा ही हुआ था चोरी। ये फ्रूट मंडी गए थे, उधर चोरी हुआ था, तो थाने में रिपोर्ट वगैरह कराई थी। एक दोस्त था, उसको मैंने बोला यार ऐसे मोबाइल गुम गया, उसने रिपोर्ट करवा दी। वो ट्रैकिंग पर लगा, वो पकड़ा भी गया। तो वो कहते हैं जी ये मुलज़म आए थे, वो मोबाइल जो था ना उनसे हिसाब किताब कर दिया, ये वो करके ना उगड़ दुगड़ कर दिया। मोबाइल नहीं मिला? मोबाइल तो नहीं मिला। कह रहे जी हमने उनसे 3,000 रुपया लिया था, मोबाइल था 20,000 का, तो 3,000 रुपये लेकर मुलज़म छोड़ दिए। मुलज़म क्यों छोड़ दिया? बस पता नहीं, यही तो बात थी ना। अच्छा। तो छोड़ के तो मैंने उसको बोला कि वो आपने मुझसे पूछा ही नहीं, छोड़ दिया, मुझे बुलाया ही नहीं आपने लॉकडाउन में। तो बोलता जी बस वो ऐसे था, वैसे वो हाल टाल करना, वो ये भी वाकफियत थी थोड़ी सी। तो वो फ़ोन करके उससे बताया मैंने कि यार ऐसा मसला है। उसे फ़ोन किया उस मुलाजिम को, ASI को, तो फिर वो कहता मैंने 3,000 लिया था। उससे जाके वो 3,000 लिया, वो भी बहुत रो के उसने दिया। और अगर किसी से जान पहचान ना हो तो मुमकिन नहीं है? नामुमकिन क्या, वो थाने में किसी से मिलने ही नहीं देते। मुमकिन तो बहुत मुश्किल। FIR नहीं होती? बहुत मुश्किल है, नहीं वो लेने देने के बगैर कुछ नहीं होता। कराची में हर दूसरा शहरी यकीनी तौर पर इन स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुआ है। इन मुल्ज़मान के हाथों शहरियों का स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के बारे में क्या कहना है, शहरियों से जानते हैं। आप ये बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई आपके साथ, क्या छीन के लेके गए, क्या लूट के लेके गए, क्या कहना चाहेंगे? शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें उरूज पर हैं। सर हम लोग कुरंगी 2 नंबर पे गए थे बच्चों के साथ डॉक्टर के पास रात को 10-11 बजे। तो वहाँ बस वो छोटे बच्चे के गन रख के मोबाइल ले गए। अब क्या कर सकते हैं? आप फैमिली के साथ मौजूद थे गाड़ी में, छोटे बच्चे पे गन रखी और लेके गए सामान? बस मोबाइल ले गए और पैसे थोड़े बहुत थे, 2-2.5 हज़ार रुपये, तो वो ले गए। वैसे तो FIRs की सूरत में डेटा मौजूद है और अब हर FIR से हम विक्टिम्स फैमिली तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि चूँकि हम ये रोड शो कर रहे हैं तो रेंडमली किसी भी जगह पर जाएं और आम आवाम से पूछें कि उनके साथ क्या कभी हादसा पेश आया। तो अभी तक रेशो तो 40-60 चल रही है। 60% लोगों के साथ स्ट्रीट क्राइम के वाक़े पेश आए और एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनके अभी पर्स से ही FIR निकली है। सर क्या वाक़या हुआ था? बाजी ये मैं सेल टावर से ना अपने बेटे के लिए ना जैकेट लेने के लिए गया था सर्दियों में, और जैकेट लेने गया, वहाँ से मेरा किसी ने जेब से मोबाइल निकाल लिया। फिर मैं थाने में गया, उन्होंने FIR भी दर्ज की, ये पर्ची दे दी है। बोलते मैं रोज़ जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ भाई क्या बना है, मज़दूर आदमी हूँ, मेरा मोबाइल गुम हो गया। उन्होंने बोला बस हो जाएगा।
अगर पकड़ेंगे तो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, बस यही बात कर रहे हैं। और कोई फॉलोअप नहीं है? बाजी कुछ भी नहीं कर रहे, मजदूर आदमी थे, गरीब आदमी हैं, क्या कर सकते। FIR आसानी से दर्ज हो गई थी? हाँ जी, वो आसानी से दर्ज हो गई। कितना अर्सा हो गया इस वाक़े को? ये सर्दियों की बात है, 2-3 महीने की। ये ऊपर डेट तारीख लिखी हुई है, आप चेक कर लीजिए। आपके साथ कभी कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़ा हुआ? रोड पे चलते हुए कोई स्नैचिंग, हरासमेंट कुछ? नहीं, मेरे साथ तो बेसिकली नहीं इस तरह का नहीं है। वैसे यहाँ पे डकैती तो आम है, इसलिए मेरी दोस्त के साथ हुआ था। उसका मोबाइल खो लिया, उसका मोबाइल 45,000 का उसने खो लिया था भाई ने। ऐसे ही उसने पैसे निकाले बैग में से, तो उसने कहा कि भाई हम मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो उसके बैग में से पैसे भी ले लिए और बटुआ भी उसका चेन, उसका 45,000 का सेट था। मेरे अपने साथ जो बुर्जी में हुआ था हादसा, 9,000 रुपया भाई। वो जैसे आम लोग जो आप खड़े हैं नाजरीन देख रहे हैं, तो ऐसे ही हादसा था, नशे पोड़ रही। तो मैं जब काम से वापस रिश्ते आ रही थी, सुबह का टाइम था, तो नमाजी गुजर रहे थे, मैंने शोर डाला तो उसने 9,000 रुपये मुझसे कि मेरे मकान की चाबियाँ भी थी। जब मेरी बुर्जी रिकवरी हुई नहीं, कोई रिकवरी पुलिस वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि शुक्र है माँ जी आपकी जान बच गई, वो तो इश्तिहारी पोड़ रही था। तो मैंने कहा भाई मेरी तो मैं सिग्नल पे काम करके वो रुमाल और ये बेचने वाले मास्क बेच के आ रही थी। लो लिहाजा ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी सर, आपके साथ कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़ा पेश आया? क्या मसलन किस बारे में? कोई स्नैचिंग, राजधानी का कोई वाक़या, कोई डकैती, चोरी? 2-3 मरतबा मेरा यहाँ से मोबाइल खो के ले गए, किसी ने कुछ नहीं किया। 2-3 मरतबा। 2-3 मरतबा आप ही के साथ? हाँ, इधर मेरी दुकान है, मैं भटूरे लगाता हूँ। 2-3 मरतबा मोबाइल ले गए। क्या वाक़या कैसा पेश आया? तो मोटरसाइकिल पे आते हैं, साथ उन्होंने पिस्टल पकड़ा होता है, वो ऐसे छीन के ले जाते हैं मोबाइल, पीछे पिस्तौल तान देते हैं। अगर कोई पीछे जाने की कोशिश करे तो मोबाइल लेके चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल 2 गज के फासले पे तो पुलिस स्टेशन है? नहीं आते ना पुलिस स्टेशन, वो लेट आते हैं ना। वो ये कानून जो भी है ना, ये सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। गरीब आदमी मर जाता है, पिस जाता है, उसके कोई फेवर करने के लिए नहीं आता। अब मोटरसाइकिल का चलान होगा, गरीब का होगा। हमने नहीं देखा किसी गाड़ी का चलान हो रहा है, किसी बड़ी गाड़ी को रोक के ये चलान करते हैं। जब भी करेंगे किसी गरीब को अंदर डालेंगे, अगर पर्चा होगा तो गरीब के हो रहा होगा। कोई काम भी है ना, गन पॉइंट पे लोग आते हैं। हाँ जी। क्या वो ऐसा होता है कि एक ही शख्स हो, एक ही ग्रुप का हिस्सा हो? नहीं, वो अलग-अलग होते हैं ना। इनको तो तकरीबन पता होता है ना, ये थाने वालों को पता होता है ये कौन कर रहा है, कहाँ पे कौन सा ग्रुप है। अगर ये बंद करें, अगर उनके ऊपर ये काबू पाएँ तो पा सकते हैं ये। हम लोग कैंटर स्टेशन से जब बाहर निकले हैं तो थोड़ी दूरी अभी आए, रक्शे में बैठे हुए थे और रक्शा अभी रुका, सिग्नल पे रुका, 2 बंदे आए रहे। उन्होंने रक्शे वाले से कहा रुको, वो रुक गया, उनके कहने पे रुक गया और उसने जो बंदा था उसके हाथ में असला भी था और उसने हमसे पैसे भी ले लिए और हमारा बैग भी छीन के ले गया। और वो तड़ी बड़ी देखे गया कि भाई अगर आप कहीं थाने वगैरह में रिपोर्ट कराओगे तो हम तुम्हारे साथ घर आके भी निपट सकते हैं। बहरहाल वो हमें जानता या नहीं जानता, लेकिन उसे हमारे साथ जो बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। आप बताइएगा, आपके साथ वारदात हुई, आप बता रहे हैं कि आज ही आपके साथ वारदात हुई है। क्या लूट के लेके गए मुल्जिमान और किस जगह पे, किस इलाके में वारदात हुई है? कराची में हुई है, शराबकोट में हुई है और मैं उतरा बस पे तो मेरा बैग को उठा के ले गया। आप कराची आज ही पहुँचे? आज ही। कहाँ से आ रहे थे आप? मुल्तान से। मुल्तान से कराची आ रहे थे और आज ही बस टर्मिनल जो है शराबकोट का, उस पर उतरे, इनके साथ वारदात। तो ये क्या छीन के आपसे लेके गए? बैग वगैरह, सामान वगैरह, पैसे वगैरह तो 42,000 50,000 रुपये थे। कोई रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? मतलब है कि अभी तक मैंने कराई नहीं है, कराने वाला हूँ। आप बताइएगा, आपसे कराची के किस इलाके में वारदात हुई, वक्त क्या था, दिन था, रात था, शाम थी, और क्या लूट के लेके गए आपसे? यार ये तो सब जगह अक्सर हो रहा है, मोटरसाइकिल बहुत चोरी हो रहे हैं, तो पैसे ATM से छीने जाते हैं, गलियों में लूटा जा रहा है लोगों को। तो लेकिन क्या करें, अभी हालात ऐसे हैं, बंदा बेबस है तो बंदा कुछ कर नहीं सकता। तो ATM पे तो जब भी जाओ खतरा ही होता है। मेरे से काफ़ी टाइम पहले की बात है, मेरे से भी ATM से पैसे एक दफ़ा छीन लिए थे। तो लेकिन क्या करें, बेबस हैं आप जान तो नहीं दे सकते ना। मेरे साथ खुद ये वाक़या हो चुका है। मोनी रोड के आगे मुझे एक नशई ने पकड़ा है, तो मेरे यहाँ से पकड़ लिया, मैं बाइक पे था, ठीक है। वो मेरी वैसे ही बाइक स्टार्ट थी, ना स्टार्ट होती शायद पता नहीं क्या हो जाता, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बच गया हूँ। 3-4 जितने ऐसे करके आ गए हैं, मुझे उन्होंने पकड़ लिया। मुझे कहते मोबाइल दे दे, नहीं तो तुझे तेरी गर्दन काट देंगे। उसने मुँह के अंदर से यहाँ से जो है ना ब्लेड निकाला अपने, ठीक है। और पुलिस वाले गुजर रहे थे, मैंने उनको आवाज़ दी, मैं बेबस था, अकेला था, और वो 6-7 जितने थे।
तो वो पुलिस वाले देख के चले गए। हमारी आवाम भी ऐसी है कि देख के किसी कोई बंदा मर रहा है उसको बचाते नहीं हैं, उसको पकड़ते नहीं हैं, छुड़ाते नहीं हैं, बल्कि देख के चले जाते हैं। यहाँ तक पुलिस वाले चले जाते हैं, आवाम तो फिर हमसी वाला है। आप बताइएगा, आपके साथ वारदात कराची के किस इलाके में हुई थी? वक्त क्या था? दिन का उजाला था या रात का अंधेरा था? ये दिन के टाइम था। ये हम यहाँ से आ रहे जा रहे थे तो क्या कहते हैं रास्ते में गन पॉइंट पे हमसे मोबाइल और पैसे छीन लिए। तो खुदारा ये IG सिंह वज़ीर आला सिंह को बोला जाए कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो है ना इन लोगों को पकड़ा जाए ताकि आम शहरी महफूज रह सके इन सब चीज़ों से। और मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी अपील है कि वो इन चीज़ पे गौर करें और सूबे के लिए काम करें। देखिए, जो अफसरान हैं, जो हुकाम हैं, वो दावे तो कर रहे हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर आपको ऐसी सूरत हाल दिखाई देती है जिसमें पुलिस या दीगर इदारे एक्टिव हों, सड़कों पर नजर आएँ और इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का मुकाबला करें? नहीं, सड़कों पर तो सिर्फ वो खड़े हुए होते हैं तो बस बोलते हैं कागजात दिखा दो या लाइसेंस दिखा दो और बस चेकिंग करते हैं और छोड़ देते हैं। वो स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं करी। 4 दिन हो गए गांव से आए हुए ना, पर्स भी काट लिया, मोबाइल भी छीन लिया और इधर खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं है। बेरोजगार है, ना कानून है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई भी नहीं है। मेरे साथ ये इमामत पेट्रोल पंप के ऊपर वारदात हुई थी। वहाँ पे 1-2 लड़के आए थे, उन्होंने बाइक छीनी थी, बाइक लेकर वो चले गए थे गन पॉइंट के ऊपर। उसके बाद मैं थाने में गया उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ ने किसी ने सुनवाई नहीं किया। एक सादे पेपर के ऊपर लिख के दिया कि कंप्यूटर वाले से एक जो है ना वो दरख्वास्त टाइप करवा के दे दो। वो दरख्वास्त टाइप करवाने के ऊपर भी 1.5-2 घंटे लगे। वापस आए तो वो बंदा मौजूद नहीं था जो पहले था। उसके बाद दूसरा नया अफसर आएगा, वो शाम को आए। दूसरा करते करते 1-2 दिन लगे। 2 दिन के बाद जाके एक कच्चे पेपर के ऊपर मुझे लिख के दिया कि ये बाइक चोरी हुई है। कितने अर्से पहले आपकी बाइक छीनी गई थी? ये 2 महीने पहले छीनी गई। बाइक आपकी मिली? नहीं, बाइक नहीं मिली अभी तक। क्या कहती है पुलिस? बाइक को पुलिस बोलती है जी मिलती है तो बता देंगे आपको। फ़ोन नंबर उन्होंने ले लिया था लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आई। उन्होंने मोबाइल भी खींच लिया था हमारे से और मारा भी था। कैसे हुआ था वाक़या? कैसे हुआ? रक्शे के अंदर थे। रक्शे में पूरा बताओ ना भाई। रक्शे के अंदर थे, मतलब पिस्टल ली हुई थी उन्होंने, तो डिकेटरों ने पकड़ लिया था। वो आए थे आपको? नहीं, रक्शे में बैठे हुए थे। आप रिक्शे में बैठे हुए थे? जी, उन्होंने कहा चलो चलो, सवारियों को साथ भी हम नहीं थे। इलाका चुंगी 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 में। रिकवर हुआ कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। आज बिल्कुल पहले शहर के बाज़ार में, मोहल्लों में, गलियों में वारदातें हुआ करती थीं, लेकिन अब ये वारदातें मस्जिदों के अंदर भी होने लगी हैं। कराची के बुज़ुर्ग शहरियों को भी लूटा जा रहा है और इन वारदात के दौरान अगर बुज़ुर्ग भी मज़ाहमत करें तो उनको भी डाकू जो है वो रियायत नहीं बख्शी जाती। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप ये बताइएगा, आपके साथ कब, कहाँ, कैसे वारदात हुई थी? दिन की रोशनी थी या रात का वक्त था? बेटा, ये मगरिब के टाइम से पहले थोड़ा सा ये पूरी गली सुनसान होती थी रमज़ान के दौरान, और उनको जहाँ वक्त मिलता था, जैसे वक्त मिलता था, ना औरतों को माफ़ी थी, ना मर्दों को माफ़ी थी, ना बुज़ुर्गों को माफ़ी थी। जहाँ हाथ लगा, जो कुछ हाथ लगा लेके वो निकल लिए, नहीं पकड़ाई देते। और खौफ के आलम में शाम को बंदा बाहर नहीं निकलता था कोई भी। ये हालत है हमारी। यही सूरत हाल कराची के तमाम इलाकों की देखने में आ रही है कि रात जैसे ही होती है तो एक खौफ की फ़िज़ा बढ़ जाती है। लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं कि उनका कीमती मोबाइल या उनकी नकदी लूट के ले जाएंगे, या अगर उन्होंने मज़ाहमत की तो उन्हें गोली भी मारी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? सिवाय उसके और कुछ नहीं कहना चाह रहे कि अगर पुलिस अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे, प्रॉपर निगरानी करे और देखें इन लोगों को, कंट्रोल हो सकता है। मैं कराची में रह रहा हूँ पिछले 50 साल से, ये जुल्म नहीं देखा जो आज कर रहे हैं। दुकानदारों से ही बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं क्योंकि वो इन गली मोहल्लों सड़कों पर मौजूद होते हैं। वारदात इनके साथ भी रिपोर्ट होती है और कई वारदातें हम रिपोर्ट कर चुके हैं। ये बताइएगा, आपके साथ वारदात हुई या आप खुशकिस्मती से अब तक महफूज हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो महफूज हूँ, लेकिन 1-2 मेरे आंखों के सामने वारदातें हुई हैं। ये इसी रमज़ान की बात है। बंदा 2 दफ़ा आया है मेरी शॉप पे, आगे उसने कैच किया है ताकि ये इनकी टाइमिंग देखूँ ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा, उसको मैंने जांच लिया था कि मैंने कहा ये वारदाती है। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्शन दिखाया तो वो यहाँ से एकदम बाइक पे मारा सेल्फ और निकल गया, और पीछे से एक बाइक और थी वो भी दोनों निकल गए। और यहाँ पे देखें मेरे सामने जो है ना, यहाँ पे कंपनी की गाड़ियों वाले थे, ये भाई हैं मेरे साथ, इन्होंने भी देखा है।
आए हैं, उन्होंने जो है ना गाड़ियों वालों को यहाँ पे तकरीबन 3-4 गाड़ियों वालों को उन्होंने लूटा है, बल्कि हम लोग साथ ही खड़े थे। हमें बोला कि आप लोग साइड पे जो आपको कुछ नहीं कहना। ये बताइए 60 से ज़ायद शहरी रवां साल दौरान डकैती कत्ल किए जा चुके हैं। इन डाकुओं ने जो है वो बेजा गोली चलाते हैं जिससे शहरी कत्ल हो जाते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए या शहरियों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, आजकल काम काज पाकिस्तान में करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप अपनी जान हाथ पे रख के बैठे हुए हैं। इस टाइम आप अपनी जान हाथ पे रख के बैठे हुए हैं। देखिए, मेरे कानून जो नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके इदारों के अलावा मैं तो कहता हूँ किसी के पास ये असला लाइसेंस नहीं होना चाहिए, असला ये होना ही नहीं चाहिए इस टाइम, क्योंकि जब असला किसी के पास होगा तो वो ज़बरदस्ती कर लेगा, नहीं को देगा तो उसको मार देंगे। तो ये काम ऐसा अगर ये हमारी कोई गवर्नमेंट अगर ये कर देगी तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा हमारे मुल्क के लिए। आप बताइएगा, आपके साथ वारदात हुई, क्या वक्त था, कितने मुलजमान थे और उसकी रिपोर्ट आपने दर्ज कराई क्या? मेरे से कुछ अर्सा पहले एक मोबाइल छीनने की वारदात हुई थी और यानी कि हैरत की बात यह दिन दहाड़े वाक़या पेश आया। जेल चुरंगी के पास एक दिन मैं बाइक पे जा रहा था, जुमे का टाइम था और मैं वहाँ खड़ा होकर बस मेरी कॉल आ गई। उस कॉल को लेने के लिए मैंने कान से फ़ोन लगाया और अचानक मैंने देखा कि मेरे आस पास एक बंदा खड़ा है और उसने वेपन जो है मेरे साथ लगा दिया और उसने कहा जी जो कुछ है वो सब कुछ। चलता हुआ रोड था, तमाम लोग देख रहे हैं। न्यू टाउन थाना के बिल्कुल अपोजिट था, इस साइड भी वाक़यात हुई मेरे साथ और उन्होंने मेरा मोबाइल, मुझसे पैसे वैसे सब कुछ ले लिया। कोई आपने रिपोर्ट दर्ज कराई उस वाक़ये की? नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने कुछ है नहीं। मोबाइल छीनने की रिपोर्ट से तो आजकल बड़े बड़े वाक़यात की FIR दर्ज नहीं करते, लेकिन ये मोबाइल छीनने की रिपोर्ट मैंने दर्ज नहीं करी। उसके बाद मेरा एक मोबाइल गया दोबारा, लेकिन वो गाड़ी में से निकाल के ले गया ना मेरे गैर मौजूदगी में, उसकी मैंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। हर शख्स के पास सुनाने को एक कहानी है और तकरीबन हर दूसरे शख्स के साथ कोई ना कोई वाक़या पेश आया है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कोई मुझे एक शख्स भी ऐसा यहाँ पर नहीं मिल रहा जिसका ये कहना हो कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से या पुलिस ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है। लोग यहाँ पर शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रिवेंशन पे यहाँ पर कोई काम हमें नज़र नहीं आया कि क्राइम को रोकना कैसे है, किसी एक जगह पर स्टैटिक कैसे करना है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है, लोग क्यों इतनी बेबाकी के साथ बाइक पर आते हैं, गन रखते हैं, इधर वो सही है कि नहीं है मैटर ही नहीं करता, डराते धमकाते हैं और किसी का भी माल, उसकी जान निकाल के लेके चले जाते हैं। कभी कभी मज़ामत पर तो अक्सर ही बल्कि कत्ल भी हो जाते हैं। ये सारे वाक़यात क्यों हैं? सोसाइटी कहाँ जा रही है? तो सोसाइटी के डायनामिक्स पर और हल क्या है, आए बात करते हैं किसी सोशल साइंटिस्ट से। वैसे तो क्राइम सीरियल्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुलिस का डेटा ये बताता है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब बहुत सारी मूवी क्लिप्स, टिकटॉक क्लिप्स या सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ड्रामेटिक अंदाज में अब इन एक्चुअल भी चोरी डकैती की वारदातों में मुलव्वस नज़र आते हैं और इनमें अक्सरियत नौजवानों की है। तो क्या सोसाइटी में ये रुझान बढ़ रहा है? और अब हमने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी देखे जिन पर 10-10, 12-12 पर्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लाइव सेशंस भी करते हुए नज़र आते हैं। कोई डर खौफ नहीं है, पुलिस तो मौजूद है, मगर सोसाइटी किस तरफ जा रही है, लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कभी सोसाइटी स्टेबल हो सकेगी या मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी है? तो इसके लिए हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर अकमल सोमरू मौजूद है। सर, हम इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं और सोशल मीडिया के आने के बाद ज़्यादा देख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बराह रास्त मुलव्वस हैं, पर्चे भी हैं, लेकिन अब ये शो ऑफ का एक नया तरीका बन गया है एंड दे फील देमसेल्व्स गैंगस्टर्स या वो हीरोज़ जो कि हमने साउथ मूवीज़ में देखे, वो अपने आप को समझने लगे हैं। तो रियल वर्ल्ड से ये वाली जो चीज़ है कितनी ऐसे ही रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? देखिए, वैसे तो एक इंसान की फितरत है कि वो ग्लोरीफाई को पसंद करता है और जब हम इस तरह की मूवीज़ या ड्रामे या कोई सीरियल्स देखते हैं तो उसमें बेसिकली ग्लोरीफाई किया जाता है। तो नौजवान जो है वो पोटेंशियल टारगेट होता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि नौजवान का खून गर्म है, वो दलेर है, वो डरता नहीं है, उसकी कोई चीज़ टेक पे नहीं होती। तो जब ये सारे सिनेरियो में वो किसी मूवी से या किसी सीरीज़ से इंस्पायर होता है तो यकीनन वो समझता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं भी ऐसा ही हूँगा। रियल लाइफ भी ऐसी होती है जो कि हकीकत में नहीं होती। लेकिन जिस तरफ आप निशानदेही कर रही हैं ना, वो बड़ा सीरियस अलमिया है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के समाज का कि हमारे यहाँ सोसाइटी का जो नौजवान है,
जो बासलाहियत भी है, जो दलेर भी है, जो बुज़दिल नहीं है, जो कुछ करना भी चाहता है, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो जब उसकी सोशलाइजेशन जो उसके प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उसकी तरबियत सही तरीके से नहीं होती, तो वो फिर इन एक्टिविटीज़ में जाता है। अब आप देखिए, जब हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं तो जो प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो एक इंसान की तरबियत करता है, एक बच्चे की तरबियत करते हैं, वो उसका फैमिली है। उसके बाद उसके पेयर ग्रुप्स हैं, और फिर इसी तरह उसका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है। वो वहाँ बैठता है, वहाँ से वो सीखता है, वहाँ से वो तरबियत हासिल करता है, और उसके बाद वो सोसाइटी के अंदर परफॉर्म करता है। अब एक तो ये वो तालिब इल्म है या वो नौजवान है जिसको ये मौके मुयस्सर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लाइफ की एक स्टेज पे जाके अगर वो गुस्से का बहुत ज़्यादा है, उसका मिजाज तीखा है, तो वो यकीनन अगर उसके पास उसकी पोटेंशियल की चीज़ें नहीं मिल रही तो वो फिर इन एक्टिविटीज़ में जाएगा। सवाल तो बहुत है, लेकिन मुझे क्विकली एक चीज़ बता दें कि हमने पुलिस के डेटे में भी देखा और गवर्नमेंट का डेटा भी बताता है कि अब नौजवान बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स में स्पेशली मुलव्वस है, क्योंकि इसमें आपको कोई हैवी वेपन नहीं चाहिए, प्लानिंग नहीं चाहिए, बस आप एक ग्रुप बनाए और कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के बावजूद जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और नौजवानों से मुतालिक अपना मंशूर पेश करती है, तो वो एक ही बात कहती है कि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना देंगे और वहाँ पर नौजवान स्किल्स सीखेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। क्या ये इफेक्टिव मॉडल है? ये भी झूठ है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी पाकिस्तान में बने हुए हैं, इदारे बने हुए हैं, उसके मातहत कॉलेजेस हैं, उसकी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, इदारे हैं, उन इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बात यह है कि वो तालिब इल्म, वो बच्चा जो तालीम भी हासिल करता है, वो तालीम हासिल करके रोज़गार कहाँ से हासिल करेगा? 1960 से लेके 1980 तक की दहाई तक जो हुनरमंद की एक बड़ी खेप तैयार हुई थी, वो सारी मिडल ईस्ट चली गई। आपके पास हुनरमंद अफराद हैं ही नहीं। अब भी जो हुनरमंद अफराद हैं जो यहाँ से हुनर हासिल करते हैं डिप्लोमो की शक्ल में, चाहे वो एसोसिएट डिप्लोमा हो, 3 महीने का डिप्लोमा हो, 3 साल का हो, वो करने के बाद कहाँ चला जाता है? वो मिडल ईस्ट चला जाता है या यूरोप के किसी मुल्क में चला जाता है, वहाँ पे जाके रोज़गार हासिल करता है। तो आप अपनी सोसाइटी के अंदर जब इदारे तश्कील नहीं देंगे, आप जब नए इदारे नहीं बनाकर उनके अंदर लोगों की खपत करके मार्केट को इकोनॉमिक वाइज जो है वो उसको अपस्केल नहीं करेंगे। देखें, जॉब के मौके उस वक्त पैदा होते हैं जब मार्केट के अंदर पैसा हो। फैमिली या फिर आसपास के लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि मुझसे पहली जनरेशन से आपका ताल्लुक़, और मुझे याद है कि मैंने ये हमेशा सुना है कि अगर किसी लड़के ने कोई चेन भी पहनी है गले में तो वो भी छुपा के घर में एंटर होता था, और अब तो ये स्टेटस सिंबल बन चुका है, बल्कि ख़वातीन भी अब क्राइम में मुलव्वस होती हैं। ये मीडियाटाइजेशन का असर है, नतीजा अल्टीमेटली ये वो डिजिटल एक्सपोजर है, जिस डिजिटल एक्सपोजर का आज नौजवान, उसकी उम्र 10 साल है या 15 साल है या 20 साल है, मैं इससे ऊपर अभी नहीं जा रहा, वो उस मीडिया और डिजिटल एक्सपोजर के नतीजे में वो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है। अब मसला ये है कि वालिदैन जिनकी प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे पर नज़र रखें, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कि वो किन लोगों में उठता बैठ रहा है, उसके रुझानात क्या हैं, वो सोचता क्या है, उसके बाद उसके मुस्तकबिल के मकासद क्या हैं, उसका पर्सपेक्टिव क्या है लाइफ का। अब ये सब जानने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो वालिदैन अपने बच्चों से बात करें। अब जब वो वालिदैन अपने बच्चों से बात ही नहीं करेंगे तो बच्चों से मुतल्लिक वो कैसे तज्जिया करेंगे, बच्चों से मुतल्लिक कैसे जानकारी हासिल करेंगे? वालिदैन का क्या मशहूर, अगर कोई अफोर्ड करता है थोड़ी सी तालीम, उसका क्या पसंदीदा मशगला है? सुबह बच्चे स्कूल जाएँ, 2 बजे स्कूल से आएँ, 1 घंटा 2 घंटे रेस्ट करें, 4 बजे एकेडमी फेंकें, 8 बजे वहाँ से आएँ, उसके बाद रात का खाना खिलाएँ, उनको सुलाएँ। आपको कोई पता नहीं है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, मेरा बच्चा किन लोगों से मुतासिर हो रहा है, कहाँ से क्या इंस्पिरेशंस ले रहा है, बाहर मूव करता है तो उसकी इंस्पिरेशंस क्या है। तो आप तो खुद जो है वो उसको सोसाइटी के रहमो करम के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो वालिदैन की ये बुनियादी जिम्मेदारी, इसलिए मैंने शुरू में भी ये कहा था कि सोशलाइजेशन में जो पहला प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन है वो पेरेंट्स हैं, वो फैमिली है। अगर पेरेंट्स तवज्जो नहीं देंगे और वो सिर्फ ये समझेंगे कि हमने जो है वो बच्चों को सिर्फ वो तालीम देनी है जो कन्वेंशनल तालीम है, या हमारे पास वो उसके पैसे नहीं है तो हमने उनको मजदूर बना देना है, लेबर फोर्स का हिस्सा बना देना है, तो इससे वो अपनी जिम्मेदारियों से सही तरह ओहदाबरा नहीं हो रहे। और रियासत तो वैसे ही जो है वो आपके सामने है कि उसको इस चीज़ से कोई सरोकार ही नहीं। के लिए कराची पुलिस की जानिब से कई इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। मेरे कैमरामैन नासिर अगर दिखाएं कि शहर की तमाम चौराहों पर, सड़कों पर और जो अहम मकामात हैं वहाँ पर पुलिस की पिकटिंग, स्नैप चेकिंग का भी दौरानिया बढ़ाया गया है ताकि शहरियों को महफूज बनाया जा सके। ये पुलिस एहलकार हैं जो कराची की सड़कों पर तैनात हैं और यहाँ पर गुजरने वाली जो मशकूक गाड़ियाँ या मशकूक मोटरसाइकिल पर सवार जो अफराद हैं उनकी चेकिंग की जाती है। आईजी सिंध और कराची पुलिस चीफ की हिदायत पर ये तमाम तर कराची के जो
खारजी रास्तों समेत शहर के तमाम वो मकामात जो हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं, जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें माजी में सबसे ज़्यादा हुई, उन मकामात पर ये अफसरान और एहलकार तैनात होते हैं ताकि यहाँ से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जा सके। जो मशकूक को खुसूसी तौर पर जो कैमराज होते हैं इन पुलिस मोबाइल में लगे, उनसे भी निगरानी की जा रही होती है। एहलकार यहाँ पर मोटरसाइकिल में जो ताज़ा दम दस्ते होते हैं पुलिस के, वो भी मौजूद होते हैं। पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, ये स्नैप चेकिंग जो पुलिस की तरफ से की जा रही है किस हद तक मौसर साबित होगी? जी, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्राइम पे कंट्रोल करें और सुबह 12-1 बजे से हमारी सरप्राइज़ चेकिंग शुरू हो जाती है, कभी एक पॉइंट पे कभी दूसरे पॉइंट पे, और काफ़ी हद तक इसमें क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिली है। अगर अमूमी तौर पर बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम से मुराद वो क्राइम्स हैं जो स्ट्रीट के ऊपर होते हैं। उसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग है, उसके अलावा ये है हाउस डिकाइटीज़ हैं या फिर अदर रॉबरीज़ हैं। अब जो कराची शहर की अगर बात की जाए जो कि 22 मिलियन लोगों का शहर है, तो उसमें चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और आपने देखा है कि पिछले 10 साल के अंदर कराची के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंशन आई है। स्पेशली जो अगर देखा जाए तो ईस्ट जो है साइड है कराची की, जैसे कि सुपर हाईवे का इलाका है, उसके अलावा जो वेस्ट साइड है, न्यू नाज़िमाबाद है, इसी तरह से इत्तेहाद टाउन है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बेतहाशा नई आबादियाँ जो हैं, जहाँ पर लोग बलूचिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, उसके अलावा KP से वो माइग्रेट करके आए हैं और जहाँ पर आके आबाद हो गए हैं। उनकी रेगुलेशन, उनके ऊपर चेक्स मेंटेन करना वो अभी तक बहुत ज़्यादा तरीके से मुमकिन नहीं हुआ। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो नई आबादियाँ हैं, क्या वहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने के जो स्ट्रक्चर्स आमतौर पर सेटल्ड एरियाज़ के अंदर होते हैं, क्या वहाँ पर भी मौजूद हैं कि नहीं हैं। अगर वो इनसफिशेंट हैं तो उनको कैसे हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स को देखा जाए तो स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादातर जो है वो मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल बढ़ा हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल जो उसको इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट क्राइम के अंदर, उसको हम कैसे रेगुलेट करें। जब लोग वारदात कर लेते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब जो हमारे पास मोटर बाइक्स हैं वो बेतहाशा को अगर अंदाज़ा मैं दूँ तो हर दिन जो है तकरीबन 1300 से लेकर 1500 नई मोटरसाइकिल्स जो हैं वो रोड के ऊपर आ रही हैं। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी जो है वो रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेक्टर को भी मैंने इग्नोर किया गया है। हमें चाहिए कि जो उनकी जैसे नंबर प्लेट्स रजिस्ट्रेशन है उसको भी बेहतर कर सकें। उसके अलावा शहर के अंदर जैसे पार्किंग लॉट्स है, उनका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं वही लोग वारदात में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें तो उसकी डिटेक्शन जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तीसरा एलिमेंट स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर है वो है जो यूथ के ऑफेंडर्स हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो उसके अंदर रिपीट ऑफेंडर्स हैं। वो लोग हैं जो कि बार बार क्राइम करते हैं, पुलिस में पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम उनको बेल मिल जाती है, या फिर यह है कि वो अगर अपनी सज़ा काट के भी आ जाते हैं तो फिर दोबारा आके वो उसी काम में शुरू हो जाते हैं। तो आप जैसे देखें कि जेल्स को करेक्शंस बोला जाता है, करेक्शंस डिपार्टमेंट, तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो जेलें हैं वहाँ पर क्या करेक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही, क्या ये लोग दोबारा जो क्राइम है उसकी तरफ माइल हो रहे हैं कि वो जेल्स के बाद वो दोबारा इस काम को छोड़ देते हैं। इसी तरह से जो हमारा बेल और पैरोल का सिस्टम है, आई थिंक उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और रिव्यू के साथ साथ ये ज़रूरी है कि जितने भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं वो एक यूनिफाइड जो है ना उसके ऊपर अपना एक स्टांस पेश करें और यूनिफाइड तरीके से चलें, ताकि किसी तरह से भी जो क्रिमिनल है उसको मौका ना मिले कि वो जब क्राइम कर जाता है तो उसको उसकी पनिशमेंट करार वाकई उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि सिस्टम में ड्यू टू इनहेरेंट उसकी जो गैप्स हैं या फिर उसके अंदर जो डाटा की मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रही, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, उस वजह से उसका तमाम फ़ायदा जो है वो यूथ जो है, जो क्रिमिनल है, जो हमारा स्ट्रीट क्रिमिनल है वो उठा रहा है। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अहमियत है कि हमारे तमाम जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स हैं वो आपस में किसी इंटीग्रेटेड
ITMS के ज़रिए तहत वो आपस में कनेक्टेड हों। जी आज कल जो है वो कराची पुलिस को स्ट्रीट क्राइम जो है उसका एक चैलेंज, सीरियस चैलेंज जो है उसका सामना है और उसकी रोकथाम के लिए हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें ये है कि जो हमारी स्ट्रीट पावर है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके लिए जैसा कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो ज़्यादातर जैसे मोटर बाइक के ऊपर अफराद कर रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि अपना जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है उसको बढ़ा दें। जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी निगरानी की जा रही है, वहाँ पर कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे हैं, खुफिया इदारे, उनकी मदद से उनको मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारे वाइस स्टैंड्स हैं शहर के अंदर, जो हमने डेजिग्नेट किए हुए हैं कि जहाँ पर हम समझते हैं कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा से जो है काफ़ी देर से चलती आ रही है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जैसे साउथ जोन के अंदर हमने पाक कॉलोनी के कुछ एरियाज़ हैं, वो नो गो एरियाज़ बने हुए थे, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बस्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह से जो शहर के एंटी एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जहाँ पर ड्रग्स जो है वो की तरसील बहुत आसानी से हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। और हमने आपने देखा है कि पिछले दिनों भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें कि कुछ ऐसे ड्रग डीलर्स को पकड़ा है जो कि यूथ को जो है स्पेशली स्कूल्स के अंदर या कैंपसेस के अंदर जो है वो ड्रग्स को सेल करते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारे रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो बार बार क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, फिर वहाँ से बेल लेके या वहाँ से एक्विट होकर बाहर आ जाते हैं या अपना सेंटेंस पूरा करके बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा से क्राइम शुरू कर देते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आवाम को भी इसमें इंगेज करें कि ऐसे तमाम अफराद की निशानदेही करें जो कि आदी मुजरिम हैं, ताकि हम उनको मॉनिटर भी कर सकें और देखें उनकी हरकत और सकनात को, और कोशिश करें कि उनको राग़ब करें कि वो माशरे के मस्बत और हेल्दी शहरी बनकर उसका साथ दें। शहर में बढ़ती हुई लाकानूनियत इस बात का सबूत है कि शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन कायम करने में नाकाम हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान लाहौर के सिटी डिवीज़न में 18,364 केसेस रिपोर्ट हुए और इसमें कितने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं। मेरे साथ SP सिटी काजी अली रज़ा मौजूद है। सर, मोस्टली हमने देखा है कि जब वाक़यात होते हैं, क्रिमिनल्स क्राइम ऑन स्ट्रीट होता है, तो उस पर लोग वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गन पॉइंट पर चोरी कर ली, डकैती कर ली। गैर कानूनी असला इसका मतलब लोगों के पास मौजूद है। अगर एक 16 साल का 18 साल के बच्चे के पास वो गैर कानूनी असला है और पुलिस से होते हुए है, तो ये साइंस तो समझाएं मुझे। जी, जो वेपन की प्रोलिफरेशन है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नौजवान जो हैं आजकल PUBG से इन्फ्लुएंस होके, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, ये एक नौजवानों के अंदर एक ट्रेंड आपने भी देखा होगा, हम भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली देख रहे हैं कि वो देखने में आया, उसमें राइज आई। अगेंस्ट इलीगल वेपन्स अगर मैं बात करूं तो बड़ी सीरियस किस्म की कैंपेन हम हर वक्त इसके ऊपर करते रहते हैं, और स्पेशली किसी भी बड़े इवेंट से पहले। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन गुजरे, उसके दौरान की कैंपेन, फिर ईद का इवेंट हमारा आया, उससे पहले का जो हमारी कैंपेन थी, इसके अलावा बसंत आ गई या कोई भी ऐसा इवेंट आता है, उससे पहले हम थ्रू आउट इसके ऊपर जो हम अगेंस्ट इलीगल वेपन्स हम अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। यस, लूपहोल्स हैं, प्रोलिफरेशन है, बच्चों तक पहुंच जाती हैं और मिसयूज़ भी होता है, लेकिन जहां तक रिपोर्ट हो जाती है, इवन रिपोर्ट ना भी हो और कहीं पे सोशल मीडिया से हमारे सामने आ जाती है, तो हम ऑल आउट जाते हैं और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करते हैं। मुझे पुलिस से हमेशा शिकवा रहा है कि पुलिस अपनी कामयाबी समझती है कि हम स्पॉट पे पहुंच गए और अब हम ट्रेस कर रहे हैं। इससे सर क्राइम में कमी नहीं आती। पुलिस का काम मुझे लगता है कि पहला प्रिवेंशन है, रोकना है, लेकिन पुलिस रोकने में नाकाम आती है, स्पेशली अगर हम ये स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें। जी, प्रिवेंशन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट जो पुलिस लुक आफ्टर कर रही होती है। फिर उसके बाद ट्रेसिंग, डिटेक्शन, अरेस्ट और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना थ्रू कोर्ट्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पुलिस का। हर दो जो हमारी प्रिवेंशन और डिटेक्शन है, दोनों एस्पेक्ट्स पे पुलिस अपनी जो है वो एफर्ट करती है। ऑपरेशन पुलिस क्योंकि उसका प्रिवेंशन से ही ज़्यादातर जो है वो कंसर्न है, तो ऑपरेशन पुलिस मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनी जो इन प्लेस करती है। वो किस हद तक कामयाब रहती हैं वो आप, इट इज़ फॉर यू कि आप उसको देखें, लेकिन एफ़र्ट हमेशा से रहती है कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
ऑप्टिमली उनको यूटिलाइज करके एफिशिएंटली यूज़ करके मैक्सिमम रिजल्ट्स उससे जो है लिए जाए। दुनिया भर में एक मॉडल इस्तेमाल होता है जिसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि हम विक्टिम को सुनते हैं पहले, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस का एक कल्चर रहा है और लोग शायद इसलिए अब वाक़यात दर्ज भी नहीं करवाते क्योंकि वो डरते हैं कि ऐसे सवालात किए जाते हैं, ऐसी बात की जाती है और विक्टिम पर सबसे पहले शक किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन जो ऑपरेशन विंग की करता है डेफिनेटली FIR से पहले, ये कब ख़त्म होगा? देखिए मेरे ख्याल आप शायद मेरा मोबाइल स्नैच होना तो बाखुदा मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगी। मेरी अम्मा का मोबाइल स्नैच हुआ तो मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं होगा, आप छोड़ दें। इफ़ आई एम दैट इनसिक्योर नोइंग दैट कि पुलिस का काम क्या है, तो फिर एक ले मैन भी इसी सिचुएशन से गुजरा कैसे? आई थिंक यू शुड हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन एंड यू शुड हैव गॉट द केस रजिस्टर्ड। हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद खैर FIR हुई तो ई-गैजेट सिस्टम में डलवाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं चूँकि इसकी बात इसलिए कर रही हूँ कि स्नैचिंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रीट क्राइम जो कि बहुत ज़्यादा लाहौर में होता है। जी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इनको ट्रेस बैक कर सकते हैं, हम इनको रिकवर करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ केसेस। कर सकते हैं इज समथिंग एल्स, करते नहीं हैं। देखिए 100% रिकवरी अगर हम इंश्योर करें, मैं ये बात कहूँ तो वो ठीक नहीं है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ़ केसेस जो हमने ट्रेस किए हैं। मतलब इन्हीं मोबाइल स्नैचिंग के केसेस को जब हम ट्रेस बैक करते हैं, कोई भी उसमें सिम लग जाती है, जब भी सिम लग जाती है तो वो ट्रेसेबल हो जाता है हमारे लिए। हम उसको ट्रेस बैक करते हैं, ओनरशिप की तरफ जाते हैं कि यूज़ में किसके है, फिर यूज़र को उठाते हैं उसने कहाँ से लिया, इस तरीके से करते करते हम स्ट्रीट क्रिमिनल तक पहुँच जाते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ़ केसेस जो हमने इस तरीके से ट्रेस किए हैं और अभी भी ट्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आवाम को अपनी पुलिस पे ट्रस्ट रखना चाहिए, आवाम को हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के रिपोर्ट करें। इंशाल्लाह 100% आपको पता है IG साहब और CM साहब की डायरेक्शन हैं, 100% क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो रजिस्टर हो रहा है। बर्किंग की 0% जो है वो गुंजाइश है, नो टॉलरेंस अगेंस्ट बर्किंग। हमारे यहाँ तो ये भी चैलेंज है ना, FIR दर्ज हो जाए वो भी तो एक अज़ाब है, अब सही हुई है कि नहीं हुई, वो पूरा प्रोसेस उसी FIR की बेस पे चलता है। तो ये भी तो एक बहुत लेकूना मैं समझती हूँ। खैर देखिए इसमें पुलिस इज़ वन पोर्शन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक पुलिस है, फिर आपकी प्रोसिक्यूशन है, फिर आपकी जुडिशरी है। एक केस ने इन 3 हाथों से निकल के जाना है। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साइकिल के अंदर मेरे ख्याल में जितनी एफर्ट पुलिस लगा रही है शायद कोई और डिपार्टमेंट इस तरीके से ना लगा रहा। एंड आई एम श्योर यू विल बेयर विटनेस टू दिस एस्पेक्ट। अब उसके बाद तफ्तीश किस तरीके से हुई, फिर प्रोसिक्यूशन के पास चला गया चालान, उन्होंने आगे कोर्ट में सबमिट कराया, फिर उसका ट्रायल होना है। अब कन्विक्शन रेशो फिर उसके अंदर निकाल के देखें, घूम फिर के वही क्रिमिनल स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर वही उसी तरीके से पुलिस उनके पीछे भाग रही होती है। एक विशियस साइकिल है जो चल रहा है। तो मेरे ख्याल में कम होना या रिसोर्सेज का कम होना, आप इसको समझते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर? इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। इंटरनेशनल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो on every 450 individual there has to be 1 police officer and we have 625 और हमारी तो है वो हज़ारों में है। मतलब एट टाइम्स हम 10,000 पे भी एक पुलिस कांस्टेबल है। अब पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो टोटल ये 4.5-5 लाख की जो है वो पुलिस फोर्स है और इसमें सिक्योरिटी डिवीजन भी शामिल हैं हमारी ऑपरेशन पुलिस के अलावा जो ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के काम कर। तो आप पब्लिक की रेशो देख लें पंजाब की कितनी और उसके अगेंस्ट, तो यस इट इज़ वन ऑफ द रीजंस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अहम ये है कि शहरी भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। बैंक के बाहर जब लूटे जाते हैं तो प्लीज़ उस वक्त बैंक ATM इस्तेमाल ही ना करें जिस वक्त अंधेरा है, रात ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क मैनेजमेंट हर शख्स को सीखनी पड़ेगी, उसके लिए सिक्योरिटी माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको कराटे आते हो, आपको फ़ौरन मारना आता हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उस स्किल जोन से कैसे बचना है, रेड फ्लैग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पर्सनल लेवल पे हर शख्स को डेवलप करना चाहिए ताकि कम से कम स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो। इसके साथ साथ एक सबमिशन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं करना चाहती हूँ कि लाहौर भर में खिदमत मराकज़ सेंटर बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है। अगर आप जेल रोड वाला आबशार सेंटर देख लें, बरकत मार्केट वाला देख लें या शहर के दीगर जगहों पर, तो वो इतने खूबसूरत हैं कि दिल को दूर से ही ठंडक महसूस होती है कि कितनी खूबसूरत जगह पे आ गए। वहाँ पर अंदर जाके आपको समझ आती है कि तमाम सिस्टम ऑनलाइन है जो कि घर में बैठ के हर शहरी कर सकता है। फिर आई डोंट नो कि इतने पैसे क्यों खर्च किए गए हैं। इतने पैसे अगर पुलिस की ट्रेनिंग पर या किसी और जगह पर इस्तेमाल होते हैं तो शायद पुलिस का मैकेनिज़्म बेहतर हो सकता, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, कुछ पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा बेहतर करनी चाहिए ताकि दिखाने के लिए जितने भी हाथी के दांत हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन
कुछ काम भी शायद हो जाए तो क्राइम रेशो भी कम हो सकेगी। अलबत्ता हमने रमज़ान और ईद के दौरान देखा कि हर शहर में बड़ी, सर ने तो खैर मुझ डिफेंसिव हो गए कि यहाँ पर कम हुई है तो मान जाते हैं सर, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, ये भी एक अहम बात है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं। आप गैंग्स को पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रिवेंशन पर शहरियों को भी साथ मिलकर पुलिस के साथ काम करना होगा और पुलिस को भी अपनी स्ट्रैटेजीज रिवाइज करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने करे।